का अभिवादन, अभिनंदन व स्वागत सत्कार के संकीर्तन के साथ समर्पित है आप सभी को प्रभात की वेला में नमस्कार के साथ सुप्रभातम। तो सुप्रभातम के एक और अंक के साथ मैं हूं आपके साथ नारायण दत्त मिश्र। यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयं नहि कस्तूरिका मोदशपथेन विभव्यते। जी हाँ, गुणों के स्वतः विकास हेतु, भारतीय संस्कृति के संप्रसार हेतु, समग्रता से कहें तो ज्ञानोल्लास के संचार हेतु प्रातःकालिक विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में लेकर आते हैं हम आज का पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य, योग, संस्कृत पाठशाला तथा रोचक व प्रेरक वृत्त, इनसे जुड़ी विशेष संक्षिप्त प्रस्तुतियों को। तो आज सुप्रभातम के क्रम को रखते हैं याद और करते हैं प्रस्तुत सबसे पहले आज की तिथि, वार और नक्षत्र को बतलाने वाले प्रभाग विशेष को, यानी आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, बृहस्पतिवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के संज्ञान के बाद समय है एक प्रेरक सुभाषित का, जिसे आप सुनते हैं 3 भाषाओं में, अर्थात संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में। वैसे अच्छे व प्रेरक बोल भला भाषाओं की सीमा में बंधकर कहाँ रहते हैं, फिर भी मूल भाषा में संग्रहित या भाषित वचनों को अधिक ग्राह्य भाषाओं के साथ निरूपित कर आप सभी के श्रवणार्थ प्रस्तुत करते हैं हम प्रतिदिन एक विशेष सुभाषित। तो आज जान लेते हैं अपने अगले प्रभाग सुभाषितम में भाषण की अधिकता को परे रख यथा समय शांति समन्वय के साथ श्रवण मात्र की आवश्यकता को। भद्रं भद्रं कृतं मौनं कोकिलैर्जलदागमी दर्दुरायत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभते। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कोयलें चुप हो जाया करती हैं, क्योंकि जहां मेंढक तरतराते हैं वहां चुप रहना ही शोभा देता है। During the rainy season, cuckoos do not sing but remain silent, because when there is noise of croaking of the frogs, it is better to be silent and not to degrade your talent. भारत ऋषियों, मनीषियों व संत महात्माओं की भूमि है। इस पावन भूमि पर बड़े बड़े मनीषियों ने, आचार्यों ने और सद्गुरुओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने ज्ञान व तप के बल पर लोगों को सन्मार्ग दिखाया। और इन्हीं महनीय मनीषियों में शंकराचार्य का नाम तो अत्यंत विशेष है। अद्वैत वेदांत की परंपरा में शंकराचार्य के योगदान को भला कौन विस्मृत कर सकता है। तो आज के भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाग में ज्ञान के संवाहक आचार्य शंकर के विषय में जान लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। भारतीय संस्कृति का अनंत विस्तार प्रज्वलित तारा मंडलों से भरा हुआ है, जिसमें से सबसे देदीप्यमान तारा कुछ शताब्दियों पहले केरल के एक छोटे से गांव कलड़ी में प्रकट हुआ था। शंकर हजारों वर्षों की बिखरी हुई सांस्कृतिक विरासत को एक धागे में बांधकर भारत को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक रूप से एकजुट करने वाले आचार्य शंकर केरल के समुद्र से लेकर केदारनाथ के मौन पहाड़ों और ओंकारेश्वर के नर्मदा तट पर आज भी जिनकी वेदांत की ज्ञानधारा प्रवाहित हो रही है, जिन्होंने केवल 8 वर्ष की बाल्यावस्था में ही अपने गुरु से मिलने की ठानी और जो दुर्गम वनों और कठिनाइयों से 2000 मील दूर ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां गुरु गोविंद भगवत पाद द्वारा दीक्षित होकर वे शंकर भगवत पाद के रूप में विख्यात हुए और भारत की एक महान दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े। आचार्य शंकर ने भारत के चारों कोनों में 4 महामठ स्थापित किए और अपनी यात्रा में पड़ने वाले असंख्य प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार भी किया। पंचदेवता की पूजा और दशनामी सन्यासी परंपरा का आरंभ भी उन्होंने ही किया, जिससे सनातन धर्म की परंपरा को नया जीवन मिला। शंकर भगवत पाद द्वारा वेदांत ज्ञान से भारत का विराट सांस्कृतिक एकीकरण करने की कृतज्ञता में भारत के सभी आध्यात्मिक परंपराओं ने उन्हें आदि गुरु माना। आज उसी अद्वैत वेदांत की नई ज्योति ओंकारेश्वर में जल रही है, जो इस महान आत्मा की ज्ञान भूमि है। भारतीय सनातन संस्कृति के महान मनीषी आचार्य शंकर की ज्ञानस्थली ओंकारेश्वर आज भी उनकी मेधा के अलौकिक प्रकाश से प्रकाशमान है। मां नर्मदा के पावन कलकल में उनकी ध्वनियां सदियों से गुंजित है। आचार्य शंकर के जीवन दर्शन एवं योगदान की प्रासंगिकता को समाज के समक्ष संपूर्ण प्रामाणिकता एवं सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए मां नर्मदा के तट पर एकात्म धाम स्थित है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की बाल रूपी 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा मानधाता पर्वत पर प्रतिष्ठित है, जिससे पूरा विश्व वेदांत दर्शन से आलोकित हो रहा है। एकात्म के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित एकात्म धाम में आचार्य शंकर की बाल रूप की ये प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस दिव्य और अलौकिक ऊर्जा से विश्व शांति और सद्भाव के संदेश को बल देती है, जो भारतीय सनातन संस्कृति के विराट वैभव एवं आध्यात्मिक भव्यता का प्रकटीकरण करती है। आज समस्त संसार युद्धों, संघर्षों और प्रकृति के निर्मम शोषण से दुखी है, परंतु समस्याओं की इन भौतिक अभिव्यक्तियों के मूल में अंतर और द्वैत का ज्ञान निहित है, और अद्वैत वेदांत के प्रकाश से ही इन मतभेदों का निवारण संभव है। अद्वैत के भाव से ही सकल संसार शांति और आनंद के युग में प्रवेश करेगा। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुति के बाद अब बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को एक और प्रविधियों या तकनीकों के आने के बाद निस्संदेह मिला है एक नया और अति उन्नत आयाम। पर इन्हीं वैज्ञानिक प्रविधियों व तकनीकों ने जीवन को या कहें कि जीवनगत स्वास्थ्य को किया है बेहद दुष्प्रभावित। जी हाँ, मोबाइल, इंटरनेट और सूचना संचार की नित नई प्रविधियों, तकनीकों और प्रौद्योगिकियों ने जीवन को सरल तो बनाया है, पर आज बच्चे हों या वयस्क सभी इन पर अधिक निर्भर होकर सूचना संचार के आधुनिक तथा अत्याधुनिक उपकरणों का अत्यधिक ही प्रयोग करने लगे हैं, और इसे ही डिजिटल एडिक्शन की समस्या के नाम से हम जानते हैं। और इसी एडिक्शन या लत के द्वारा कैसे हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है और क्या है इससे बचने का उपाय, यह सब कुछ बता रही हैं आपको हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज अपने इस रिपोर्ट में।
एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। घर बैठे ही हम फोन पर कई जरूरी काम कर लेते हैं। फायदों के अलावा इनके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। यदि इनका अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज के जमाने में लोग स्मार्टफोन एडिक्ट होते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के व्यसन यानी डिजिटल एडिक्शन की समस्या हाल के दिनों में एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रही है। सबसे पहली जो समस्या है कि इससे जो व्यक्ति है आइसोलेटेड हो जाता है, विड्रॉन हो जाता है, अपने आप में ही रहता है, लोगों से मिलना जुलना वो बंद कर देता है। और जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आई है कि इससे नींद का प्रभाव बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से वो बाकी जो एक्टिविटीज हैं जैसे खेल कूद या अपना जो इंटरेस्ट है या हॉबीज हैं उस पे ध्यान देना कम कर देते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है उनकी पढ़ाई पर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है। एक और जो समस्या है जिसको हम बोलते हैं कि जो इमोशनल सिम्टम्स जैसे इरिटेबिलिटी, एंगर और गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन रहना, कभी कभी घबराहट, बेचैनी, उदासी, इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं या मोबाइल फोन बहुत यूज करते हैं या लैपटॉप पे गेमिंग में अपना टाइम बिताते हैं, उनका खाना पीना भी कम हो जाता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि उनका वजन कम हो गया है, खाने पे ध्यान कम हो गया है और फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है और कभी कभी उनकी ओबेसिटी या वेट बढ़ने लगता है। मोबाइल गेम, इंटरनेट मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, चैटिंग समेत तमाम वेब आधारित गतिविधियों की लत लोगों के व्यवहार और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। दिन भर सेल फोन या इंटरनेट का प्रयोग करना कई समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। रात में देर तक अपने कमरे में अकेले बैठकर मोबाइल पर लगे रहना, मोबाइल कैमरे के लेंस के माध्यम से पूरी पार्टी को देखना, फिल्म देखना, अपनी स्थिति अपडेट करते रहना, किसी के साथ चैट करते रहना, ये सब समस्या का कारण बन सकता है। इन परिस्थितियों में इंसान घिर जाता है, जिससे आजकल इंटरनेट एडिक्शन कहा जाता है। डिजिटल एडिक्शन या व्यसन के कई लक्षण हो सकते हैं। इंटरनेट या फोन पर अधिक समय लगे रहना, फोन को बार बार देखते रहना, स्मार्टफोन को बार बार चेक करना और चेक करने से ध्यान केंद्रित नहीं रहना, बिना काम के भी मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, मोबाइल पास न होने पर बेचैन हो जाना, आवश्यकता से ज्यादा वीडियो गेम खेलना, घंटों तक वेबसाइट देखना, वीडियो और शॉर्ट वीडियो देखने की चाह या आदत, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ना, चैटिंग में समय बर्बाद करना, शॉपिंग के लिए अनावश्यक रूप से घंटों तक ई-कॉमर्स साइट पर या ऐप पर लगे रहना, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी की वेबसाइट में जरूरत से ज्यादा समय लगाना, ये सब डिजिटल एडिक्शन के लक्षण हो सकते हैं। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक कई लोग ऐसी ही गतिविधियों में लगे रहते हैं, जिसके कारण उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लोग अपने मोबाइल से इस तरह जुड़ जाते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। शोध के अनुसार हर उम्र के लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और बार बार फोन चेक करना उनकी आदत बनती जा रही है। सबसे पहले तो हमारा दायित्व बनता है पेरेंट्स का या फैमिली मेंबर्स का कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, एक उनको अच्छा वातावरण दें। दूसरा, एज ए पेरेंट जो है एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए कि वो उन्हें खुद भी इसका यूज जो है रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है पेरेंट्स को देखते हैं, अगर वो खुद भी इतना ज्यादा यूज करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। और एनकरेज करना है पेरेंट्स को कि बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना खेलकूद भी करें, बाकी एक्टिविटीज भी करें, लोगों से मिलना जुलना भी करें। तो ये सब भी जरूरी है और उसको जरूरी है कि एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए। एजुकेट करें कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल लिटरेसी, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, ऑनलाइन कैसे बच्चे इसमें ट्रैप में आते हैं। अगर समस्या ज्यादा है तो कंसल्ट करें, प्रोफेशनल हेल्प ली जा सकती है। मोबाइल, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसकी लत हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गई है।
डिजिटल एडिक्शन से जुड़ी कई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार पर पड़ने लगा है। लोगों की कार्य क्षमता घट रही है, वो शिथिल और मोटे हो रहे हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी उन पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग करना व्यवहारिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। लत पड़ने पर व्यक्ति चाहकर भी इंटरनेट या फोन से दूर नहीं रह पाता। यदि आप इंटरनेट और सेल फोन पर अधिक समय लगाते हैं और फोन सामने न होने पर परेशान हो जाते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये डिजिटल एडिक्शन या लत का लक्षण हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। सुप्रभातम में स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। अल्प विराम से पहले हमने आपको दिखाया था स्वास्थ्य मंत्र का हमारा प्रभाग, और अब बात स्वास्थ्य को और दुरुस्त करने वाली भारतीय प्रविधि यानी योग की। भला शारीरिक सौष्ठव के मोह से कौन अछूता रह सकता है, और वैसे भी स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ ही अंग प्रत्यंग के सौष्ठव की भी हो अगर कामना, तो योग के दामन को न भूलें पकड़ना। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम जानेंगे 2 आसनों के बारे में जिसके नियमित अभ्यास से आप अपने स्तन के साइज को घटा सकते हैं, यानी कि आप अपने ब्रेस्ट साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों आसनों का अभ्यास कैसे करें। पहला है गौमुखासन। इस प्रकार सुखासन में बैठेंगे, फिर नॉर्मली सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाए, इस प्रकार लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाए और अपने हाथों को इस प्रकार पकड़ ले। आंखें बंद करिए। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसमें बैठे रहिए। धीरे से हाथों को छोड़े। यही चीज लेफ्ट साइड के तरफ से दोहराएंगे। तो लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाए, पीछे की ओर झुकाए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को इस प्रकार पकड़ ले। नॉर्मली ब्रीथ करते रहे, आंखों को बंद रखिए। इस साइड 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रुके। धीरे से हाथों को छोड़िए और पूर्व स्थिति में आ जाए। इसका 3 से 4 बार अभ्यास जरूर करें। दूसरा आसन है पर्वतासन। सेम इसी स्थिति में बने रहिए। सुखासन में बैठे, दोनों हाथों को अपने बाजुओं में फैला दें। अब सांस भरते हुए धीरे से हाथों को नमस्कार में जोड़े अपने सर के ऊपर। आंखें बंद कीजिए, सांस लेते रहे नॉर्मली। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस स्थिति में बने रहे। तीस सेकंड के बाद आंखें खोले, हाथों को घुमाते हुए सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए। तो इस प्रकार इसका भी अभ्यास कम से कम 4 बार दिन में करें। नियमित अभ्यास से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरुमा हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। ब्रेस्ट की साइज को कम करने के लिए कभी कभी इतने भारी ब्रेस्ट होते हैं कि उन्हें संभालना कष्ट हो जाता है और वो लटक भी जाते हैं। और इसीलिए ध्यान दें कि एक तो हम जरूरत से ज्यादा फैट शरीर में ना डालें। जो भी खाना खाते हैं प्रोपोर्शन में खाएं। और ये सारे रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं,
पैकेट खोला और खाया, बॉटल खोली और पिया, हाई शुगरी हाई सॉल्टेड चीजें वो तो अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि वो स्टोर ही होती है और हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। फिर वो जरूरी है कि थोड़ा फ्लैक्सीड खाएं, टर्मरिक हल्दी खाएं, क्योंकि ये फैट को रिड्यूस करने में मदद करती है। और जितना हो सके चलना बहुत जरूरी है। अमुक एक्सरसाइज बहुत काम की है, रोटेशन ऑफ आर्म, हाथ को पीछे पकड़ना वगैरह, ये तो रूटीन में करना चाहिए। और शोल्डर को सीधा रख के पीछे की तरफ हाथ को पकड़कर चलना, उससे बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें। नमस्कार। और अब समय है सुप्रभातम के शिक्षण प्रभाग संस्कृत पाठशाला का। आप जानते ही हैं, संस्कृत पाठशाला में हम आपको प्रारंभिक स्तर से संस्कृत भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के अंक में भी हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी अब कुछ क्रियाओं के संस्कृत स्वरूप बताने के बाद सिखा रहे हैं क्रियाओं के साथ संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बनाने की कला को। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमो नमः, नमस्कारः, वंदनम, अभिनंदनम। संस्कृत भाषा कक्षायाम् एतस्यां भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतम। संस्कृत पाठशाला के अपने आज के अंक में हम चर्चा करेंगे क्रियाओं के विषय में। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पहले की कक्षाओं में कुछ दैनिक उपयोग में आने वाली क्रियाओं को संस्कृत में बोलना सीख चुके हैं। हमने सीखा था गायति अर्थात गाता है, पिबति अर्थात पीता है, नयति अर्थात ले जाता है। इन क्रियाओं को बोलते समय आप सुन पा रहे होंगे कि मैं ती से पहले वाले अक्षर पर थोड़ा अधिक समय लगा रहा हूं। गायति में य में जुड़े अ को बोलते समय थोड़ा अधिक समय देने से ती का उच्चारण शुद्ध होता है, अन्यथा ती दीर्घ हो जाएगा और हम बोलने लगेंगे गायति, पिबति, नयति। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे वाहन चलाते समय स्पीड ब्रेकर अर्थात गतिरोधक आने के पहले वाहन की गति धीरे न करने के कारण वाहन का उछल जाना। उदाहरण के लिए यदि पठति में ठ पर हल्का विराम न दिया तो पठति यह उच्चारण सुनाई देगा। अतः उच्चारण का यह नियम सदैव स्मरण रखना चाहिए कि क्रिया के अंत में यदि ती हो तो उससे पहले वाले वर्ण पर कुछ समय लगाना है। इससे आपका उच्चारण तो शुद्ध होगा ही, साथ ही आपके बोलने का प्रभाव भी अधिक होगा। हम बात क्रियाओं की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि पठति यह क्रिया वर्तमान काल की है। वर्तमान काल के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल के साथ साथ ये क्रिया एक वचन का और प्रथम पुरुष का बोध कराती है। एक वचन अर्थात सिंगुलर मतलब कोई एक पढ़ रहा है, अर्थात कर्ता कोई एक ही है और वह भी अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। तो हमने जाना कि ये एक क्रिया अपने काल, वचन एवं पुरुष का बोध कराती है। क्रिया जिस वचन व पुरुष में होगी, कर्ता भी उसी वचन व पुरुष का होगा। मित्रों, अब यदि हमें पठति क्रिया के सहयोग से वाक्य बनाने हों तो वाक्य बनेंगे बालकः पठति। बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। बालक संज्ञा पद है। इस जगह आप राम, क्षमा, मोहन या फिर पिता, माता आदि पदों का प्रयोग कर छोटे छोटे वाक्यों से संस्कृत के वाक्यों को बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। या सर्वनाम पद वह, यह आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं वाक्य क्या बनेंगे। अभ्यास के लिए केवल पठति क्रिया के साथ वाक्य बनाते हैं। बालकः पठति, रामः पठति, बालिका पठति, माता पठति, पिता पठति, मित्रम पठति। इस क्रिया का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ होगा, चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग या फिर चाहे नपुंसक लिंग ही क्यों ना हो। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, संस्कृत भाषा में लिंग निर्धारण
शब्द के प्रकृति प्रत्यय के आधार पर होता है, न कि सामान्य पुरुष या स्त्री इस आधार पर। भवतु। मित्रों, आज के अंक में इतना ही। आप करते रहिए सिखाए गए अंशों का अभ्यास। अपने अग्रिम अंक में क्रियाओं के साथ और भी वाक्य बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और संस्कृत की पाठशाला के बाद अब समय है एक रोचक व प्रेरक वृत्त की प्रस्तुति का। आत्मनिर्भरता निस्संदेह नए भारत की कहानी को एक नया ही फलक देती दिखती है। तो आज कार्यक्रम की समाप्ति से पहले प्रेरक वृत्त की प्रस्तुति के क्रम में जान लेते हैं बुरहानपुर के केले को नई पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे एक बेहद सफल प्रयास के बारे में। आइए इसमें महिलाएं किस प्रकार आत्मनिर्भरता की गाथा लिख रही हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। केले से उत्पाद तैयार करती ये महिलाएं हैं बुरहानपुर की। ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। महिलाएं समूह बनाकर केले के चिप्स और अन्य खाद्य सामग्री तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ केले के रेशे से राखियां, साज सज्जा की वस्तुएं और घरेलू सामान इत्यादि भी तैयार कर रही हैं। ये देखिए, चटाई, पर्स, टोकरियां, पायदान सहित विभिन्न प्रकार के ये खूबसूरत उत्पाद इन महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। हमारे पास दीदियाँ जो आई हैं वो अलग अलग गांव से आई है और हम लोग केले के रेशे से प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं ताकि जो दीदियाँ हैं वो आत्मनिर्भर बने। इसलिए हम लोग उनको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। देश की आधी आबादी को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए जोरदार प्रयास हो रहे हैं और महिलाएं भी अपनी कुशलता से इस बात को साबित कर रही हैं कि हम किसी से कम नहीं। हम पहले खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे, पर अभी यहाँ पे हमको ये पेट का सिखाने का काम चल रहा है। केरल से 2 दीदी आई है हमको सिखाने के लिए और हमारी ही समूह से प्रियंका दीदी गई थी केरल, वहाँ पे वो सीख के आई और यहाँ पे आज हमको ये सीखने का मौका मिल रहा है। ये महिलाएं न केवल अपना घर परिवार अच्छे से चला रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन रही हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हम भी आत्मनिर्भर बने और दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहे आत्मनिर्भरता की आज, कल और भविष्य की गुणवत्ता को। पर अभी समय हो चला है सुप्रभातम के समापन का। हम कल फिर लेकर आएंगे सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम का एक और नया अंक। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमो वः, नमश्च सर्वेभ्यः।